नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो भाई मेरे आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार यानी कि मेरे भाई एमरफस सॉलिड यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो आप बताओगे भैया यहाँ पे रबर हो जाएगा। रबर के अलावा हमारे सामने प्लास्टिक भी आ जाता है, तो ये भी बात हम लोग याद रखेंगे। उसके अलावा हमारे पास कांच भी आ जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। और ऐसा प्रश्न आएगा तो मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, बेरवादार ठोस हो जाएगा, इसे एमरफस सॉलिड भी कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है कि क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा मेरे भाई, एक एक चीजों को मैं बताते चलूंगा। एक हमारे सामने आता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा हमारे सामने आता है सहसंयोजक क्रिस्टल। मेरे भाई क्या बताते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल बताते हैं। तीसरा बताते हैं हम लोग कि भैया हमारे पास आणविक क्रिस्टल भी है। उसके बाद चौथा बताते हैं भैया हमारे पास धातुई क्रिस्टल भी है। तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि भैया बताओ मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, तब आप लोग बताइएगा कि 7 होते हैं। अगर आपसे पूछ देगा ब्रेविस जालक कितने होते हैं, तो ब्रेविस जालक आप लोग 14 बताइएगा। इसी जगह मेरे भाई एक बात और याद रख लो, घनाकार क्रिस्टल में पूछेगा ब्रेविस जालक, तब आप लोग 3 बताइएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे भाई, जहां से पेपर में यहां पे प्रश्न बने हुए हैं, तो ये सब बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो लौह चुंबकत्व CrO2 प्रदर्शित करता है। 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मेरे भाई अगर आप सीरियस होके एकदम पढ़ाई कर रहे हो ना, एकदम जुड़ जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आने वाला होता है। ओके, देखो यहाँ पे प्रश्न है कि C6H6 कैसा पदार्थ है। C6H6 को हम क्या बता के चलते हैं मेरे भाई, बेंजीन बता के चलते हैं। और आप बताओगे ये प्रति चुंबकीय होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि CsCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो BCC में होती है। एक बार आया था कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो आप लोगों ने बताया था भैया FCC में होती है। और यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखो BCC इकाई सेल में आपसे एटम पूछेगा तो कितना बताओगे, 8 बताओगे क्या, 8 बताओगे। और यहाँ पे देखो एटम पूछेगा तो भैया 2 ही तो एटम होते हैं, तो आपने 8 कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे एटम 2 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वो 8 होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। इसी जगह FCC में पूछेगा तो एटम जो होते हैं इसमें 4 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। SC में एटम 1 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं मेरे भाई, जल्दी से आप लोग ये कमेंट कर दो। तो भैया 6 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला का बताओ। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त यहां पे तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो। अगर आप पहली बार जुड़े हो ना, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारे साथी ऐसे ही क्लास को देख के चले जाते हैं, तो प्लीज मेरे भाई आप लोग लास्ट में करने के चक्कर में भूल जाते हो, तो एक बार जल्दी से दोनों कुछ कर दो।
कर दिए ना। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि हम आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट क्लास लाते हैं जिससे कि सभी मेरे प्यारे भाई बहन पढ़े। देखो यहाँ पे क्या है, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। यहां पे बताएंगे मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, विच कंसंट्रेशन टर्म ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बताएंगे क्या हो जाएगा 7 का। आप बताओगे भैया मोललता, टेम्परेचर से इसका कोई लेन देन नहीं है। और इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लो कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। आप कहोगे m बराबर भैया विलय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। बस ये बात आप लोग याद रख लो, छोटा वाला m से इसे दर्शाते हैं। 8 नंबर सवाल ये है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे I का वैल्यू जिसका अधिक होगा तो NaCl में 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो, ये सभी में 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न यह है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, जलीय घोल में हाइड्रोजन यहाँ पे इनमें किसे अपचयित नहीं करेगा। इनमें कौन है जिसे अपचयित नहीं करेगा, तो वो Fe3+ को ये अपचयित नहीं करता है। 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। ऑक्सीकरण विभव मेरे भाई जिसका अधिक होगा वो बता के चलिएगा क्या हो जाएगा। तो आप बताओगे भैया मैग्नीशियम का सबसे अधिक होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे प्रश्न का जवाब बता के चलो कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, किसने दिए थे, सबको पता होगा भैया। ये फैराडे साहब ने दिया था। किसने दिया था, फैराडे साहब ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1833 ईस्वी में दिया था क्या मेरे भाई। ये बात अगर आप जान रहे हो तो एक बात और जान लो कि भैया फैराडे साहब के 2 नियम है। कौन कौन से, पहला नियम आप बताओगे भैया m बराबर जो है ना ECT होता है। क्या होता है, ECT होता है। और दूसरा क्या होता है, m1/m2। क्या होता है, m1/m2 बराबर में E1/E2 होता है। और यहां पे बराबर में Z1/Z2 होता है। तो ये दूसरा नियम है, ये प्रथम नियम है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का यहाँ पे कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो माइनस का 19 कूलम होता है। सही जवाब आपका बी होगा। अच्छा एक बात और याद रख लो, अगर आपने ये इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला तो आप हमें बता दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, m कितना होता है। तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा पूछ देगा कि E/m का अनुपात कितना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, बताएंगे जल्दी से। तो 1.758 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे 11 कूलम बट्टा में केजी होता है। 1.758 है तो इसे आप 1.8 भी लिख सकते हो, चलेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो m बराबर ECT कहो, ZCT कहो, चलेगा। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने है। यहां पे प्रश्न है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। पढ़े हो ना, जिस अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती उसे तो हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो बता दो ना भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो इसके लिए अगर आपसे ये पूछेगा कि इसके लिए आप बताओगे इसका इकाई क्या है मेरे भाई, जल्दी से बता के चलो। इकाई आपसे पूछ देगा तो क्या बताओगे, इकाई के लिए आप बताओगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसकी इकाई है। हाफ लाइफ A/2K होता है। देखो 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है। तो भैया सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, याद रखेंगे।
आइएगा 17 नंबर सवाल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अभिकारकों की सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ जो होता है 0.693 बाई के होता है। अगर आपके यहां पे इकाई पूछेगा तो सेकंड इनवर्स होता है, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। रेट क्या होता है भैया, दर क्या होता है? तो रेट के लिए आप याद रखिएगा के की सांद्रता, यहां पे के और ए की सांद्रता। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे बताएंगे। प्रश्न यह है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है मेरे भाई, 18 का ए होगा। अगर पूछता किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, वो बात आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर सवाल यह है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है कितना किलो जूल प्रति मोल में? तो मैं एक बात लिख दूं मेरे भाई, अगर भौतिक के लिए पूछेगा तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल याद रखिएगा। अगर इसी जगह आपसे पूछ देगा कि भैया यहां पे बताओ तो जरा कि रासायनिक में कितना मुक्त होता है, तो रासायनिक में 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल में होता है। भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक आणविक स्तर बनाते हैं। यह भी बात आप याद रखिएगा। अभी का राइट आंसर ए हो जाएगा 19 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी साथी हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे द्वारा दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से डरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिलेगा हमारे द्वारा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें आपको मानो तो एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और इतना तो भैया मैं कहता हूं, अगर आप 5 से 6 दिन पढ़ते हो तो एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ सकते हो। और साथ में हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री है, तो मेरे भाई इसका चार्ज मात्र 199 है। तो आप समझ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों, और साथ में हिंदी और इंग्लिश का नोट्स फ्री मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। तो कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करने हैं। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, या तो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो इसी नंबर पे। ओके चलो देखो यहां पे क्या बता के चल रहे हो मेरे भाई, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक? तो अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जरूर परचेज करिएगा मेरे भाई, चाहे आप कहीं पढ़ते हो, कहीं भी कोचिंग पढ़ते हो, कोर्स लिए हो, लेकिन ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम क्वेश्चन है, आसान भाषा में लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या हो जाएगा? तो जीव की लार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, यह भी बात आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, और पूछा जा रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो स्टार्च के जल अपघटन में डाइस्टेज का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया कक्ष ताप पर होती है। 23 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे रूम टेम्परेचर आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि अमोनिया को सुखाया जा सकता है। अमोनिया को यहाँ पे किसके द्वारा भैया? कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा सुखाया जा सकता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे अमोनिया जो है CaO से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसे यहाँ पे CaO के द्वारा सुखाया जा सकता है। चलो 25 नंबर सवाल आपके सामने है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो CuFeS2 कॉपर पाइराइट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा? यहां पे बताएंगे एल्युमिनियम का जो अयस्क है मेरे भाई, वो आप बताओगे बॉक्साइट हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ओके चलो यहां पे 27 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है? तो एल्युमिनियम करेक्ट होगा 27 का। ओके अच्छा, अगर धातु पूछा है, कहीं तत्व पूछ देगा तो क्या बताओगे? सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सिलिकॉन। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है? तो H3PO4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। 29 नंबर सवाल यह है कि निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो हंसाने वाला गैस है? तो हम उसे कहते हैं N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है? बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक मेरे भाई बताएंगे। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी सल्फर और सल्फर के बीच का यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, Cu2 प्लस भैया जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 1 होती है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अणुचुंबकीय है? तो Cu2 प्लस यहाँ पे अणुचुंबकीय हो जाएगा मेरे भाई, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो मुद्रा धातु कहा जाता है कॉपर और चांदी और सोना को, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा, अगर आप भूल गए हो अभी भी तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखो प्रश्न आपके सामने है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु आप बता के चलते हो भैया, सोना जी है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई इस क्लास में हमने 35 क्वेश्चन को कवर किया। कितना? 35 क्वेश्चन को। इसमें से आपका कितना सही हुआ ये कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी सभी साथी कमेंट करके बताइएगा। ओके मेरे भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करके आइएगा।